आप लोगों को एक्सटेंडेड सेशन से कोई इशू तो नहीं है ना? हम लोग क्योंकि कंप्लीट करेंगे ऑब्वियसली विद इन ड्यू डेट टाइम। अगर सब लोग बिजी हैं ऑब्वियसली, सबकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी, कोई प्रोफेशनली बिजी भी होगा, तो आप लोगों को अगर कोई इशू हो तो फिर एक्सटेंड जो है वो हम ना किया करें सेशन। अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि क्योंकि कंप्लीट करें हम लोग टॉपिक, जो भी टॉपिक डेली है उसको हम लोगों को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, बीच में छोड़ना मुनासिब नहीं है, चाहे वो उसके लिए मुझे एक और सेशन क्यों ना लेना पड़े, जैसे कि मैं अभी सेकंड सेशन मैंने ज्वाइन किया है। एक्सटेंशन तो ये तो 40 मिनट का ही सेशन होता है। अब इसमें क्या करें कि एक्सटेंशन ब्रेक्स द कंटिन्यूटी, सो व्हाट कैन वी डू, बिकॉज के 40 मिनट का सेशन और के मुझे चीजें सारी क्लियर करनी है। अगर मैं बहुत ज्यादा हरी अप करके जैसे स्लाइड्स दूंगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना, आप लोगों को एक्सप्लेन भी तो करना है ना चीजें। तो एनीवे, खैर कम टू द पॉइंट। आई थिंक आप सब लोग अगर वापस आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया है, तो आई थिंक आई शुड रीस्टार्ट अगेन। ओके, सो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग ये पूरी स्लाइड पर थे और मैं आप लोगों को बता रहा था कि हेपामर्स बहुत कॉमनली अमाइनोवेल के नाम से एक ड्रिप आती है, बोतल आती है, आप लोगों ने देखा होगा इमरजेंसी में, जिसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें भी यही सारी चीजें होती हैं। सो इन सब चीजों का सपोर्टिव रोल है सीएलडी के पेशेंट्स में, जो हम दे रहे होते हैं मोस्टली, खासतौर पे रिफिक्सामिन, प्रोबायोटिक्स, ठीक है ना, नाइट्राजोक्सोनॉइड, ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जो आप लोगों को जो है वो दे रहे होते हैं हम लोग सीएलडी में। ठीक है, सो एनीवे, लेक्टुलोज, ड्यूफलेक मैंने आप लोगों को बताया, लाइलेक, सो यही ट्रीटमेंट होता है मोस्टली, जो आप कभी भी कोई भी डिस्चार्ज कार्ड पढ़ेंगे हेपेटिक एनकेफ के पेशेंट का या सीएलडी के पेशेंट का, मोस्टली वो उसमें यही चार पांच चीजें मेंशन हो रही होती हैं। या फिर हम पोर्टल प्रेशर को कम करने के लिए, आप लोगों को पता है, बीटा ब्लॉकर, कार्बिडा, कार्बिडा के नाम से आती है, कार्बिडालोल देते हैं, या हम पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक दे रहे होते हैं ऐसे पेशेंट्स को, अल्डेक्टोन के नाम से आती है 100 मिलीग्राम। रिफिक्सा में हम एंटीबायोटिक में रिफिक्सामीन को चूज करते हैं क्योंकि ये नॉन सिस्टमिक एब्जॉर्बेबल है। प्रोबायोटिक्स हम दे देते हैं, कोई मल्टीविटामिन हम लोग अक्सर करके दे रहे होते हैं, बिकॉज वो मल्टीविटामिन जो जिंक कंटेन करे, तो जिंक का रोल भी आपके सामने है, लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये वही सारी चीजें हैं, ये स्लाइड्स वही सारी चीजें शो कर रही है कि क्या क्या चीजें हैं जो अफेक्ट होती हैं ड्यू टू अमोनिया, एक्स्ट्रा अमोनिया प्रोडक्शन या हाइपर अमोनीमिया की वजह से सीएलडी के पेशेंट्स में। और उन चीजों को काउंटर करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस हम लोग वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जो भी हम चीजें दे रहे होते हैं वो सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, चाहे वो हेपामर्स है, चाहे वो रिफिक्सामीन है, चाहे वो आपका जो है लेक्टुलोज है, तो ये, या जिंक है, अमाइनोवेल है, ये सारा ट्रीटमेंट आप देखेंगे कि आप लोगों को रूटीन में जो है वो मिल रहा होगा वहाँ। एनीवे, सो कम टू द पॉइंट। नाउ हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है, मेन टॉपिक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मगर सब टॉपिक है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि रेज्ड आईसीपी का मतलब क्या है? ठीक है, इंक्रीज्ड आईसीपी। नॉर्मल आईसीपी कितना होता है? ये बहुत अच्छी स्लाइड में आप लोगों के लिए मैंने इसमें रखी है कि नॉर्मल आईसीपी होता है 0 to 15। आईसीपी है क्या? सबसे पहले तो खैर सिंपलर इसको करते हैं। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो सिंपल लैंग्वेज में और उर्दू में आप लोगों को बता दूं कि दिमाग के अंदर का प्रेशर। सिंपल है, दिमाग में क्या क्या चीजें होंगी आपके, क्या प्रेशर होगा, क्या चीजें हैं जो प्रेशर बनाती हैं? ब्लड होगा आपका ऑब्वियसली, सीएसएफ होगा, पानी समझ लें, ब्लड है, पानी है, और ब्रेन टिश्यू है। तीन चीजें मिलके आपका ब्रेन जो है वो कंस्टिट्यूट करती हैं, और इन तीनों चीजों से आपका प्रेशर लिंक्ड होता है। ब्लड आ गया, सीएसएफ सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड आ गया, और आपका ब्रेन टिश्यू आ गया। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें ज्यादा हो जाएं, ठीक है, इनका लेट सपोज कि आपको ब्लड की, अभी आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ब्लड या सीएसएफ, हाइड्रोसेफलस के पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे जिनमें सीएसएफ बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई ट्रोमेटिक पेशेंट आप लोगों ने देखा होगा, सब एरिकनॉइड हेमोरेज के पेशेंट हो गए, पेशेंट को ब्लीड कर गया है, सब ड्यूरल हेमाटोमा हो गया है तो ब्लड ज्यादा हो गया, और उसकी वजह से ब्रेन टिश्यू में एडिमा हो गया तो ब्रेन टिश्यू भी ज्यादा हो गया। तो तीनों चीजें जब आप लोगों की डिस्टर्ब हो जाएंगी तो उसी की वजह से आपका आईसीपी, एक इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अल्लाह ताला ने नॉर्मल रखा हुआ है 0 to 15। ओके, सो वो आपका है
नॉर्मल 0 to 15 है, और माइल्ड एलिवेशन में 16 to 20, और मॉडरेट आपका 21 to 30 कहलाएगा, और सिवियर में 31 to 40। तो वेरी सिवियर आपका 41 से और उससे ऊपर होगा। तो दिस इज अ स्लाइड, ये आप बाद में आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा कि कौन सा माइल्ड है, कौन सा मॉडरेट है, सिवियर है। तो बहरहाल नॉर्मल आईसीपी आप लोग याद कर लें। अर्ली साइंस क्या क्या होंगे? डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन होगी, पेशेंट रेस्टलेसनेस होगा, लेथार्जी, डिफिकल्टी विद मेमोरी एंड थिंकिंग, एंड इकरा बजूरी कुछ पूछना चाहती हैं आई थिंक। चले एनीवे मैं लेता हूँ आपके क्वेश्चन, अभी आप थोड़ा सा 1 मिनट इसको भी अटेंड कर लें, फिर कंटिन्यूटी सभी स्टूडेंट्स की जुड़ जाएगी। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के क्या क्या चेंजेस होंगे? चेंजेस इन दी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वोमिटिंग, हेडेक के साथ होगा, इम्पेयर्ड आई मूवमेंट एंड पिपुलरी चेंजेस। अच्छा, इंपॉर्टेंट है आईसीपी में जो है ना, आप लोग सब याद कर लें कि आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर में जो है वो प्यूपिल्स प्यूपिल्स को बड़ा लिंक करूंगा मैं, अभी आप लोगों को बताऊंगा, और प्यूपिल से आप लोग डायग्नोस करेंगे, ठीक है ना। और कॉमन काजेस क्या हैं आईसीपी के? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन एब्सेस, ब्रेन स्वेलिंग, हाइड्रोसेफलस, ठीक है, सीएसएफ हाइड्रोसेफलस में ज्यादा हो जाता है। ब्लीड में हेड इंजरी, मैंने आप जैसे आप लोगों को बताया, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, सबड्यूरल, एपिड्यूरल हेमाटोमा, सबरेक्नोइड हेमोरेज, दीज ऑल और काजेस कैन लीड टू ब्लीडिंग। और इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, जिसमें ब्रेन टिश्यू आपका इन्फ्लेम्ड हो जाए। तीनों चीजें मैंने आप लोगों को सिंपलर लैंग्वेज में समझाई, और तीनों लैंग्वेज, तीनों ही के कॉजेज मैंने आप लोगों को बता दिए। मेटाबॉलिक कॉजेज भी होते हैं, हाइपोक्सिया और हाइपरकेपनिया कैन आल्सो लीड टू रेज्ड आईसीपी। तो इसमें जो सिम्टम्स होंगी रेज्ड आईसीपी की, वो आप लोगों को मिलेंगी पेपिलोएडिमा के साथ, इम्पेयर्ड आई मूवमेंट, हेडेक, पिपुलरी चेंजेस, वाइटल्स में चेंजेस मिल सकती हैं आप लोगों को। ये देखें, ये दिस इज अगेन, तो हेड में देखेंगे हेडेक, कंफ्यूजन, शेलो ब्रीदिंग एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। रेज्ड आईसीपी की मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे मैनेज करेंगे? पेशेंट आया, अभी तो कॉज आप लोगों को मालूम भी नहीं है, आप लोग अब ऑब्वियसली अभी तो पेशेंट डायग्नोज होगा, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो लेकिन आप आईसीपी अब आपको डायग्नोज हो गया, अब आप कैसे मैनेज करेंगे? हेड अप टू 30 डिग्री, 30 डिग्री तक हेड एंड आपको जो है ना, पेशेंट का बेड का हेड एंड जो है वो 30 डिग्री पर करना है, ठीक है। ऑक्सीजन देनी है, मेंटेन बीपी करना है, और मेनिटोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ये याद कर लें कि मेनिटोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेज्ड आईसीपी। अक्सर करके देखा होगा, खासतौर पर जो लोग ट्रोमा में काम कर रहे होते हैं, मैंने तो देखा है कि ट्रोमा के पेशेंट्स में मेनिटोल तो मतलब वैसी चल रही होती है। अर्जेंट सिटी ब्रेन कराएंगे, और न्यूरो सर्जरी का भी ओपिनियन आप लोगों को लेना है और रेफरल करना है अगर पेशेंट को हो। 30 डिग्री पे क्यों एलिवेट करेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट है कि 30 डिग्री पर हेड एंड आपको पेशेंट का ऊपर करना है, पेशेंट के सर को बेड से 30 डिग्री ऊपर रखना है, ठीक है। दिस इज ए प्रॉपर मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है आप लोगों का, क्योंकि ये रेज्ड आईसीपी वाले पेशेंट में करेंगे, और इसका फायदा क्या होगा? किसी को पता है कि 30 डिग्री पे हम क्यों रखते हैं इसको? कोई बताएगा आप लोगों में से? जी, एनीवन? नो? ग्रेविटी इफेक्ट? असल में देखें, 30 डिग्री पर हम लोग रखते हैं क्योंकि यस यस यस, वेनस रिटर्न, यस यस यस, वेनस प्लेट का निकलना आसान हो जाएगा उससे, और ब्रेन के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, सेरिब्रल एडिमा भी जो है वो कम होता है 30 डिग्री पर रखने से। एनीवे, रेड फ्लैग्स क्या है रेज्ड आईसीपी के? प्यूपिल्स को याद रखिएगा, प्यूपिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये एक बड़ा अच्छा सिनारियो आता है प्यूपिल्स के ऊपर और रेज्ड आईसीपी के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए जब भी प्यूपिल्स का जिक्र हो कि इक्वल प्यूपिल्स हैं, अनइक्वल प्यूपिल्स हैं, अनइक्वल प्यूपिल्स हैं, तो दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर रेज्ड आईसीपी। जीसीएस तो ऑब्वियसली फॉल होगा, क्योंकि हम पढ़ी आज कोमा, जीसीएस और हैं, तो ऑब्वियसली जीसीएस तो आएगा ही कि रेज्ड आईसीपी होगा, और पेशेंट को वैसे ही कोई ट्रॉमा है, उन सब में जीसीएस तो फॉल होगा। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिल सकता है, वोमिटिंग मिल सकती है, तो दीज आर ऑल आर द फोर रेड फ्लैग्स फॉर रेज्ड आईसीपी। रेज्ड आईसीपी की ये देखें, वही जो तीनों चीजें मैंने आप लोगों को अभी समझाई कि इसमें क्या होता है, ये पूरी अगर आप देखेंगे ना, ये देखें नॉर्मल प्रेशर है, दिस इज द स्लाइड ऑफ नॉर्मल प्रेशर कैसे है। और फिर यहाँ पर देखें ब्लड वॉल्यूम, जहां पे पेशेंट को हेमोरेज हुआ है, लेट सपोज कोई ट्रोमा हुआ है, या किसी भी वजह से पेशेंट को अंदर ब्लीड हुआ है, तो ब्लड वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ गया है, यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम देखें आप, और यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम देखें, ठीक है। यहाँ पर फिर सीएसएफ वॉल्यूम बढ़ गया है,
ठीक है। और यहाँ पर ब्रेन वॉल्यूम, ब्रेन टिश्यू का मैंने जिक्र किया। तो तीन चीजों का मैंने आप लोगों को बेसिक में जिक्र किया, एक ब्लड, दूसरा सीएसएफ, तीसरा ब्रेन टिश्यू। यहां पर देख रहे हैं टिश्यू, दिस इज ए ब्रेन टिश्यू, कितना नॉर्मल है, अलाइंड है बिल्कुल। यहां पर देखें आप, ठीक है, यहाँ पे ब्लड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका सीएसएफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर आपका ब्रेन टिश्यू देखें, ब्रेन टिश्यू में स्वेलिंग आ गई, दिस इज अ सेरिब्रल एडिमा। जब पेशेंट को हो जाता है ब्रेन टिश्यू बढ़ जाता है, ये सारा मैकेनिज्म है जो लीड करता है टुवर्ड्स द रेज्ड आईसीपी। ठीक है। डोज ऑफ मेनिटोल कैसे देंगे, क्या करेंगे? मेनिटोल मैंने आप लोगों को बताया इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेज्ड आईसीपी, याद कर लें ये। ठीक है, कि मेनिटोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेज्ड आईसीपी। आईवी देंगे ऑब्वियसली 20% सोल्यूशन में, 0.5 to 2 ग्राम पर केजी वंस, एक दफा दे देंगे आप, बोलस देंगे, देन फिर उसके बाद रिपीट कर सकते हैं 2 1 ग्राम पर डोज। एवरी 4 to 6 आवर में आप लोगों को पेशेंट को रीअसेस करना है, एंड अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल स्टेटस एंड रिस्पॉन्स के हिसाब से आप लोगों को मेनिटोल देनी है। अब कहेंगे कि आप लोगों में से बहुत सारे शायद स्टाफ कहेंगे कि मेनिटोल किस नाम से आती है, तो भाई मेनिटोल भी हॉस्पिटल में मेनिटोल के नाम से बहुत सारी इमरजेंसी की मेडिसिन जेनरिक नेम से आ रही होती हैं पाकिस्तान में भी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उनके ट्रेड नेम्स हैं बिल्कुल, बट इमरजेंसी की मेडिसिन का मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा, वो मोस्टली आपको, क्योंकि वो वैसे ही आम प्रेस्क्रिप्शन पे आप लोगों को नहीं मिलती। ठीक है। सो बहरहाल एनीवे, दीज आर द 4 टॉपिक्स जो कि आज हमने कवर कर लिए। अब हम, मेरा ख्याल है, सिनारियोज पे आते हैं। ठीक है, और आप लोगों से अब सिनारियो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये मेमोराइज इजीली हो जाए चीजें जो भी हम लोगों ने आज पढ़ी हैं। तो आई थिंक आप लोग रेडी हैं, सिनारियो डिस्कस करें। यस यस, जूम कर दिया मैंने, सॉरी, जूम कर लिया, नजर नहीं आ रहा था आप लोगों को, सॉरी, मैं एक्चुअली ध्यान नहीं रहा, क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन सारी आप लोगों को पढ़ाने पर थी। एनीवे, बहरहाल क्वेश्चन और आंसर्स यस करते हैं, और इससे आप लोगों को काफी, जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है वो इजीली मेमोराइज हो जाएगा आप लोगों को। फर्स्ट टेस्ट इन अनकॉन्शियस पेशेंट, क्या करेंगे? एक पेशेंट है, अनकॉन्शियस आया है, याद कर लें। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े ही, जो है ना, आप इवन चाहे किसी भी लेवल पे एग्जाम्स दे रहे हो, ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हो रहे होते हैं। हम लोग बहुत रेयर चीजें सोच रहे होते हैं, बट आप यकीन करें, मैं डिफरेंट एग्जाम्स में अपीयर हुआ हूँ। ठीक है ना, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस, इतने मामूली मामूली क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम बिल्कुल ही मामूली समझ रहे होते हैं, मगर उसी में हम लोग गलती कर जाते हैं। एनीवे, बहरहाल, तो फर्स्ट टेस्ट इन द अनकॉन्शियस पेशेंट इज योर आरबीएस। सबसे पहले आपको शुगर चेक करनी है। ठीक है। जीसीएस इक्वल और लेस देन 8 मींस क्या करना है? ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को, डिस्चार्ज कर देंगे पेशेंट को, एंटीबायोटिक्स देंगे, या सिक्योर करेंगे एयरवे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इक्वल और लेस देन 8 मैंने आप लोगों को बताया, इंटूबेट द पेशेंट। सिक्योर कैसे करेंगे एयरवे को? इंटूबेट द पेशेंट। 8 का अगर जीसीएस है पेशेंट का, मींस योर पेशेंट इज इन द कोमा। कोमा के स्टेज पर तो है आपका पेशेंट, चारों तीनों स्टेज क्रॉस करके आया, फोर्थ स्टेज पर है। ठीक है। मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल कॉज ऑफ कोमा, याद कर लें, हाइपोग्लाइसीमिया इज मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल कॉज ऑफ कोमा है। एलपी कब करेंगे? लंबर पंक्चर टेस्ट शुड बी डन व्हेन आफ्टर सीटी एक्सक्लूड्स रेज्ड आईसीपी। याद कर लें, रेज्ड आईसीपी इज ए कंट्राइंडिकेशन फॉर एलपी। लंबर पंक्चर हम लोग नहीं करते रेज्ड आईसीपी में। क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ हर्निएशन। ठीक है, आपकी हर्निएशन का रिस्क होता है, दिस इज ए कंट्राइंडिकेशन फॉर एलपी। लंबर पंक्चर टेस्ट, तो रेज्ड आईसीपी में आप एलपी नहीं करेंगे। सबसे पहले आप सिटी करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे रेज्ड आईसीपी, देन उसके बाद आप सारे कॉजेज देखेंगे दूसरे। बेस्ट इनिशियल ड्रग फॉर रेज्ड आईसीपी, मेनिटोल। ओके। टेक होम मैसेजेस में एबीसीडी, अगेन सेव लाइफ, शुगर बिफोर सीटी। सीटी पहले नहीं कराना है, कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस आएगा, पहले शुगर देखनी है, फिर बाद में सीटी स्कैन का प्लान करना है। रिवर्सिबल कॉजेज को देखना है, सबसे पहले हमें रिवर्सिबल कॉजेज को एक्सक्लूड करना है, देन उसके बाद आगे पेशेंट का एक्शन करना है। ओके, सो एनीवे, एमसीक्यू एक आप लोगों के लिए देखें है, 60 ईयर ओल्ड मेल, डायबिटिक मेल है, अनकॉन्शियस है फ्रॉम होम इन विंटर मॉर्निंग। सुबह सुबह, सर्दियों की सुबह में एक 62 साल का डायबिटिक पेशेंट है, कोल्ड हुआ है, स्वेटिंग, विंटर के अंदर स्वेटी है, कोल्ड है, पल्स 110 है, टेकिकार्डियक है, बीपी उसका ठीक है, प्यूपिल्स इक्वल है। देखें, सारी चीजें सोचें, प्यूपिल्स इक्वल है। ठीक है, बार बार मैं प्यूपिल पे क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि मींस यहां से आप उसका असेस कर लेंगे कि आईसीपी तो रेज नहीं है। ठीक है, तो यहीं से देखें बहुत सारे क्लूज मिल जाते हैं हमें, सिनारियो में बहुत सारे क्लूज मिले हुए हैं। डायबिटिक मिल गया है एक, तो एक क्लू ये है, मैंने आप लोगों को बताया, डायबिटिक एल्डरली 62 ईयर ओल्ड, दूसरा क्लू ये, अनकॉन्शियस है फ्रॉम होम इन विंटर मॉर्निंग, कोल्ड स्वेटी को पल्स टेकिकार्डियक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट स्टेप
क्या होगा। ठीक है, तो आपको रैंडम ब्लड शुगर लेवल उसकी चेक करनी है। 50 ईयर ओल्ड, कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन से आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, पेशेंट स्टूपर में भी जाएगा और फिर कोमा में भी जाएगा। तो प्रोग्रेसिंग टू कोमा, मोस्ट लाइकली काज ऑफ अल्टर्ड सेंसोरियम, मोस्ट लाइकली क्या काज होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। अब सीकेडी का पेशेंट है, आप क्या सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया सोचेंगे उसके अंदर? नहीं सोचेंगे ना। स्ट्रोक सोचेंगे? ठीक है, नहीं सोचेंगे। यूरेमिक एनकेफेलोपैथी या हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। ठीक है, तो यूरेमिक एनकेफेलोपैथी सोचेंगे आप, यूरो हेपेटिक एनकेफ भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हिस्ट्री नहीं है सीएलडी की या किसी चीज। अब यहाँ पर आए नॉन सिरोटिक पेशेंट, ये सीएलडी का पेशेंट था। ठीक है, इमरजेंसी में आया विद ड्राउजीनेस, स्लीप रिवर्सल एंड फ्लैपिंग ट्रीमस, एस्टेरेक्सिस के साथ आ गया है, फ्लैपिंग ट्रीमस के साथ आ गया है। बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप लोग? डाइजीपाम देंगे। डाइजीपाम तो कंट्राइंडिकेटेड है सिरोटिक पेशेंट। ठीक है, ये याद कर लें, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम बेंजोडाइजापीन्स हैं वो हम नहीं देते एग्जैक्टली exactly, अगर कंट्राइंड एब्सोलूट कंट्राइंडिकेटेड नहीं है तो रिलेटिव कंट्राइंडिकेटेड तो है डाइजी। मैनिटोल देंगे, लेक्टुलोज देंगे, या फेनाटोइन देंगे। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है फेनाटोइन। ठीक है, सो क्या बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट देंगे आप? सिरोटिक पेशेंट है, स्लीप रिवर्सल भी है, फ्लैपिंग ट्रीमर्स भी है, मींस दिस पेशेंट इज इन द हेपेटिक एनकेफ। सो करेक्ट आंसर इज सी, लेक्टुलोज देंगे। क्यों? क्योंकि स्लीप रिवर्सल है, फ्लैपिंग ट्रीमर्स हैं, मींस योर पेशेंट इज इन द स्टेज ऑफ 2-3 में, तो है ग्रेड 2-3 पर है। हेपेटिक एनकेफ की अगर ग्रेडिंग आप लोगों को पता होगी, तो ग्रेड 2-3 में पेशेंट ऑलमोस्ट है। ठीक है, तो उसमें आप ऑब्वियसली पेशेंट का मीन्स अमोनिया लेवल्स हाई है, हाइपर अमोनीमिया है, ब्लड ब्रेन ब्रेन क्रॉस हो गया है, तो ऑब्वियसली आपको अमोनिया को वॉश आउट करना पड़ेगा। और अमोनिया को कैसे वॉश आउट करेंगे आप लोग? इलेक्ट्रोलोज। इलेक्ट्रोलोज ड्यूफेलेक के नाम से आता है। भाई जो लोग ज्यादा ब्रांड्स में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, सो बहरहाल अब एक और सिनारियो देखें। ए रेड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए का केस है, पेशेंट जीसीएस 7 के साथ आया है। ठीक है, जीसीएस 7 के साथ आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू मिल रहा है आप लोगों को, वोमिटिंग है। ठीक है, आरटीए का केस है, जीसीएस भी 7 है, वोमिटिंग है और अनइक्वल प्यूपिल। अनइक्वल प्यूपिल, यहां पर प्यूपिल्स आपने देख ली, क्योंकि आपको आईसीपी चेक करना था पेशेंट। तो आपने देखा कि आईसीपी जो है पेशेंट का अनइक्वल प्यूपिल है, तो मींस कहीं ना कहीं रेज है। और अगर आईसीपी रेज है पेशेंट का और पेशेंट वोमिटिंग के साथ भी आया है, तो दीज आर द रेड फ्लैग्स ऑफ रेज्ड आईसीपी, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि रेज्ड आईसीपी के कॉजेज क्या, रेड फ्लैग्स क्या हैं। तो इसमें 3 रेड फ्लैग तो आप लोगों को नजर आ गए। एक आपका जीसीएस 7 है, एक दूसरा आपका वोमिटिंग है, तीसरा आपका अनइक्वल प्यूपिल है। ठीक है, तीनों रेड फ्लैग्स आ गए आईसीपी के। तो आईसीपी की बेस्ट इनिशियल ड्रग क्या है? मैनिटोल। और आईसीपी जब रेज्ड है तो आप क्या करेंगे? अर्जेंट सिटी करेंगे। एलपी नहीं करेंगे, अर्जेंट सिटी करेंगे। एलपी से पहले सिटी कब करेंगे? करेंगे ही तब जब आपको रेज्ड आईसीपी सस्पेक्टेड है। ठीक है, तो दिस इज ए नेक्स्ट स्टेप। 40 ईयर ओल्ड मेल ब्रॉड फ्रॉम मदरसा अनकॉन्शियस, एक 40 साल का मौलवी है, ये समझ लें आप, और एक मदरसे से आया, अनकॉन्शियस आया, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है उसकी। आपके पास आ गया, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, ना उसकी कोई हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, ना उसकी कोई शुगर की हिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है, आपको पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो तो कहीं दूर रहता है। तो आप क्या करेंगे? कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, प्यूपिल आप लोगों ने चेक कर लिए, आपने देखा प्यूपिल्स तो इक्वल हैं, आईसीपी तो आपने एक्सक्लूड कर दिया यहाँ से। ठीक है ना, तो विच इन्वेस्टिगेशन शुड नेवर बी डिलेड, कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जिसको आप देखें उलट करके पूछा हुआ है यहाँ पर सवाल। ठीक है, सवाल वही है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, मगर आप देखें चेंज ऑफ पैटर्न कैसा है। विच इन्वेस्टिगेशन शुड नेवर बी डिलेड, सिटी ब्रेन को क्या डिले नहीं करना चाहिए? सिटी ब्रेन तो नहीं करेंगे ना ऑब्वियसली, एबीजी। तो रैंडम ब्लड शुगर, आरबीएस सबसे पहले करनी है। पेशेंट हैज आई ओपनिंग टू पेन, आई ओपनिंग टू पेन, इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड्स एंड विड्रॉल फ्रॉम पेन। तो बताएं क्या बने? जीसीएस क्या होगा इसको? ये मैंने पीछे आप लोगों को एक पेशेंट की एक एग्जांपल दी थी जिसमें ई टू और 4 था। ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे तो इसका जीसीएस क्या बने, ये क्वेश्चन भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई ओपनिंग में देख लें, और जो है वो वोकल रेस्पॉन्स में देख लें, वर्बल में।
ठीक है ना, एंड मोटर रेस्पॉन्स में देख लें विड्रॉल फ्रॉम पेन, तो 4 पॉइंट वो और 2-2 पॉइंट वो, तो 8 पॉइंट हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेट्स एयरवे प्रोटेक्शन। एयरवे प्रोटेक्शन किस पे करनी है आपको? ठीक है, एयरवे प्रोटेक्शन, एयरवे प्रोटेक्शन जीसीएस 8 और लेस मैंडेट्स एयरवे प्रोटेक्शन। लफ्जों पे गौर करें, ये नहीं है इसका मतलब कि जीसीएस 12 पे आपको एयरवे प्रोटेक्ट नहीं करना है। ठीक है, एयरवे प्रोटेक्ट जीसीएस 12 पे भी करना है, जीसीएस 10 पे भी करना है, जीसीएस 9 पे भी करना है। मगर ये है कि आप अगर पेशेंट को, लेट सपोज मैंने आप लोगों को बताया है बार बार कि पेशेंट को इंट्यूबेट कर देंगे हम 8 और लेस पे, तो मैंडेट्स एयरवे प्रोटेक्शन, लफ्जों का सिर्फ चेंज है। एम्फेसाइज देखें कहां पर किया है कि क्या मैंडेट आप लोगों को जो है वो देगा बिल्कुल कि बस आपको एयरवे प्रोटेक्ट करना ही करना है, सबसे पहले इंट्यूबेट करना है, मींस यू हैव टू गो फॉर द इंट्यूबेशन फॉर दिस पेशेंट इफ योर जीसीएस इज 8 और लेस। एक पेशेंट है फीवर के साथ आया, नेक स्टिफनेस, अल्टर्ड सेंसोरियम, इमरजेंसी में आ गया, बिफोर लंबर पंक्चर यू मस्ट फर्स्ट, क्या करेंगे? क्या करेंगे? पेशेंट आया है, मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट कर लिया आप लोगों ने, मेनिंजाइटिस है, लंबर पंक्चर तो करना पड़ेगा आप लोगों को, नेक स्टिफनेस भी है, फीवर भी है। ठीक है ना, तो लंबर पंक्चर तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आप लोगों की है, माइंड में है, प्लान में भी है। बट सबसे पहले क्या करेंगे? लंबर पंक्चर करेंगे, सिटी ब्रेन करेंगे, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे, या असेस करेंगे फॉर रेस्ड आईसीपी साइंस। ठीक है ना, एलपी कंट्राइंडिकेटेड है रेस्ड आईसीपी में, ये याद कर लें। ठीक है, सो लंबर पंक्चर के लिए आपको सबसे पहले रेज्ड आईसीपी को निकालना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना होगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फाइंडिंग सजेस्ट रेज्ड आईसीपी। रेज्ड आईसीपी क्या क्या सजेस्ट करेगा? टेकिकार्डिया एक होगा, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, तीनों निकाल दे, तीनों रेड फ्लैग्स नहीं है रेज्ड आईसीपी के, देखा जाए टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन या हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसमें वोमिटिंग मिलेगी आपको, रेड फ्लैग्स क्या क्या हैं, और पेशेंट का जीसीएस आपको मिलेगा। सेकंड थर्ड वन इज अनइक्वल प्यूपिल, अनइक्वल प्यूपिल्स, प्यूपिल्स इंपॉर्टेंट है। सो ए कोमाटोज पेशेंट इंप्रूव्स इमीडिएटली आफ्टर आईवी डेक्सोज। एक पेशेंट आया कोमा में था, पेशेंट को आपने आईवी डेक्सोज दिया, पेशेंट जो है वो इंप्रूव हो गया, पेशेंट तो विद इन 5 मिनट्स या 2 मिनट्स आपके जो है वो खड़ा होकर बैठ गया। तो दिस कंफर्म्स योर डायग्नोसिस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, क्योंकि पेशेंट इसका मतलब हाइपोग्लाइसीमिया में था, उसने रेस्पॉन्स कर दिया। हेपेटिक एनकेफ में व्हिच ड्रग शुड बी अवॉइडेड? लेक्टुलोज, लेक्टुलोज तो ड्रग ऑफ चॉइस है, देनी चाहिए हेपेटिक एनकेफ में, डिफ्लेक के नाम से आती है, रिफिक्सा है, रिफिक्सामेन के नाम से आती है, बेंजोडाइजापीन्स एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक तो रिफिक्सामिन एंटीबायोटिक ही है, उसको हम दे रहे होते हैं। ठीक है ना, तो बेंजोडाइजापीन्स जो है शुड बी अवॉइडेड। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको कहीं पे बुक्स में मिलेगा ये, इट्स नॉट एन एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड, और कहीं कहीं दे देते हैं रिलेटिव कंट्राइंडिकेटेड, बहरहाल जरूर है ये। तो और अवॉइड करनी चाहिए, कॉशन के साथ ही देनी चाहिए। अगर कोई बहुत सारे हमारे सीनियर्स भी मैंने एक दो देखे कि वो दे देते हैं, एल्प की टेबलेट आप लोगों ने देखा होगा, अल्प्राजोलाम दे देते हैं, बट बहरहाल अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, डायलिसिस पेशेंट प्रेजेंट विथ अल्टर्ड सेंसोरियम एंड ईसीजी शोज टॉल टी वेव। डायलिसिस का पेशेंट आ गया, मीन सीकेडी का पेशेंट आ गया, सीकेडी का पेशेंट और डायलिसिस जब भी माइंड में आए तो आपको हाइपरकेलेमिया माइंड में आना चाहिए। पोटेशियम लेवल्स डेफिनेटली डिस्टर्ब होंगे, दिस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। शोज टॉल टी वेव, टी वेव टॉल है। ठीक है, टॉल टी वेव ईसीजी की, और टॉल टी वेव हमें मिली, डायलिसिस का पेशेंट है, हिस्ट्री है, तो आप लोगों को ये चीज देखनी है, मींस के करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया। ठीक है, तो ये सारे नारियोज हैं। अभी 13, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। व्हिच स्टेप्स कम फर्स्ट इन एबीसीडी अप्रोच में क्या करेंगे? ये सेम अगेन वही रिपीट है कि हमारा एयरवे जो है वो सबसे पहले इज द फर्स्ट स्टेप। सस्पेक्टेड रेज आईसीपी व्हिच पोजीशन इज रिकमेंडेड? फ्लैट, फ्लैट पोजीशन में छोड़ देंगे। रेज्ड आईसीपी आपने सस्पेक्ट किया, अनइक्वल प्यूपिल आप लोगों को मिल गई, क्या करेंगे? व्हिच पोजीशन इज फ्लैट, हेड डाउन, हेड एलिवेटेड टू 30 डिग्री, हेड एलिवेटेड टू 50 डिग्री, हेड एलिवेटेड टू 70 डिग्री, इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके के ऑप्शंस आपको एबीसीडी करके दे देंगे। सो दिस शुड आप लोगों को याद होना चाहिए 30 डिग्री। ठीक है, क्लिनिकल जजमेंट का एक एक, दिस इज द लास्ट सिनारियो है आज का, आज की क्लास का। ए पुअर पेशेंट फ्रॉम द इंटीरियर पंजाब सिंध प्रेजेंट, अनकॉन्शियस है। ठीक है, इंटीरियर पंजाब या इंटीरियर सिंध से हमारे पास एक पेशेंट आया है, कोई अटेंडेंट नहीं है, कुछ नहीं है,
पेशेंट बहुत सारे मजदूर लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ है, हमें कुछ भी नहीं है, कोई रिलेटिव भी नहीं है, क्या करेंगे आप? ठीक है ना, सबसे पहले तो बेस्ट ईआर स्ट्रेटजी क्या है? वेट करेंगे उसके रिलेटिव्स के लिए, किसी को बुलाएंगे, या सिटी करा देंगे फौरी तौर पे? पेशेंट तो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है आपके पास इमरजेंसी में, तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, या ट्रीट करेंगे रिवर्सिबल कॉज साइमल्टेनियसली? ठीक है ना, साथ में आप डेफिनेटली काउंसल कर रहे होंगे कि आप इनके साथ कोई रिलेटिव है या कोई हिस्ट्री है या कोई रिकॉल करने के लिए, मगर जो बेस्ट स्टेप होगा वो आपका रिवर्सिबल कॉज को देखना है आपको। अगर ऐसा पेशेंट कोई भी जिसकी हमें प्रीवियसली हिस्ट्री नहीं मालूम, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें सबसे पहले रिवर्सिबल कॉजेज के बारे में सोचना है, ना कि हम रेयर कॉजेज के बारे में सोचें। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। यस, यस ऑब्वियसली पीपीटी आप मैनेजमेंट से बात कर लें, वो आप लोगों से शेयर कर लेगी पीपीटी, कोई इशू नहीं है। सो हाउ वाज द टुडेज लेक्चर? एवेल्युएट, यस एवेल्युएट द फॉर द कॉजेज, यस। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे आज, और मेरा ख्याल है कि मेमोराइज हो गए होंगे। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद हो गया होगा इस 1 घंटे की क्लास में, कि चीजें जो है ना मेमोराइज हो जाएं। देखें, थ्योरी, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग थ्योरी बुक्स मुझसे ज्यादा जानते होंगे, पढ़ लेते होंगे, कोई इशू नहीं है, मगर एक प्रैक्टिकल जो है ना, मेनिंजाइटिस एंड हेमोरेज है, आगे ये टॉपिक है, अभी मुझे पढ़ा तो लेने दें, टॉपिक तो कंप्लीट कर लेने दें। ऐसा नहीं है, कोई टॉपिक मिस नहीं है। मेनिंजाइटिस, हेमोरेज सब आएंगे, सब है। आज से हमने समझो न्यूरो का जो है वो स्टार्ट किया है, तो न्यूरो पे टोटल 3 क्लासेस हैं। आज फर्स्ट हुई है, अभी 2 क्लासेस न्यूरो पे और हैं, सीजर्स का टॉपिक भी है। मैं कहता हूँ कि ये 15 दिन का है, इसीलिए मुझे 2 सेशन लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक पहले दिन वाली क्लास सेकंड वाली मिस हो गई थी, आपको पता है, तो वो जो है वो ड्यू टू मैस हो गया था, उसमें क्लास सही तरीके से हो नहीं पाई थी, आधी क्लास ली, कुछ ने अटेंड की, कुछ ने नहीं की, वाइस प्रॉब्लम था, नेट का इशू था, तो इस वजह से वो कल हमें कंप्लीट करनी पड़ी। तो मुझे कोर्स कंप्लीट भी कराना है आप लोगों को विद इन ड्यू डेट टाइम, तो इनशाला। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की आप लोगों के लिए, इसके लिए, और प्रैक्टिकल चीजें मैंने कोशिश की है, प्रैक्टिकल चीजें डालूं, ना कि मैं आप लोगों के लिए जो है ना थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाऊं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह आप अपने कुलीग्स को भी इनवाइट करें, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है आप अपने कुलीग्स को भी इनवाइट करेंगे और वो भी अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप लोगों की अप्रिसिएशन, आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जो मुझे बूस्ट करेगा ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लासेस के लिए। ठीक है ना, मैंने यही कोशिश की है कि इसको सिंपलर रख के और आप लोगों को याद याद करा दिया जाए, ये चीजें मेमोराइज करा दी जाए, सिंपल सिंपल स्टेप्स होते हैं, सिंपल सिंपल चीजें होती हैं, और हम रिकॉल कर लें, तो समझ लें कि मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप कि ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, और इंशाल्लाह पीपीटी आप लोगों को मैनेजमेंट से मिल जाएगी, कोई इशू नहीं। और सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं, आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि वैसे ही सारी चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ये आपके एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगी, जो एग्जाम्स देंगे, और स्टाफ है, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इमरजेंसी देख रहे होते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो आप लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। ठीक है, ओके, सो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, आई थिंक सेम डे पे इंशाल्लाह। कल न्यूरो को ही कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल आज कोमा से स्टार्ट था, सो इंशाल्लाह कल भी न्यूरो का है टॉपिक्स, मेनिंजाइटिस और ये सब चीजें हैं। आपका तकरीबन इसमें ऑलमोस्ट, यकीन करेंगे, पूरा कोर्स अटेंड करने के बाद आप लोग कहेंगे कि हाँ तकरीबन हमने ऑलमोस्ट मेडिसिन जो है ना, मेडिसिन का दिल पढ़ लिया है। ठीक है, ओके, टेक केयर, टेक केयर, यू टेक केयर, टेक केयर, थैंक यू।